नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज आपने अपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है प्लासी और बक्सर का युद्ध। जैसा कि हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध की कुछ पृष्ठभूमियाँ आपको पहले ही समझा दी है, तो जैसा कि आप हमारे पुराने लेक्चर्स में देखेंगे तो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में यूरोपियों की आगमन और यूरोपीय व्यापार की चर्चा की है। आप अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इस वीडियोस को देखें ताकि आप हमारे इस टॉपिक से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। प्लासी और बक्सर का युद्ध आखिर हुआ तो क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में यूरोपियों के आगमन और यूरोपीय व्यापार के बारे में आपको बता दिया है। तो जब यूरोपीय व्यापार करना शुरू करते हैं यूरोप के लोग भारत में आकर के, तो उन्होंने भारत में व्यापार के क्रम में उन्होंने जगह जगह कंपनियां स्थापित की और कंपनियों की स्थापना के दौरान उनका आपस में ही संघर्ष हुआ, जिसमें डैन का, डच का, पुर्तगीज़ का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में एक प्रसिद्ध 3 कर्नाटक वार हुए जो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस मतलब कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो कर्नाटक वार हुआ, 3 कर्नाटक वार ने अब भारत की उसने जो स्थिति थी उसने अंग्रेजों के समक्ष खोल करके रख दिया। इस युद्ध में, तीनों कर्नाटक वार में, जब फ्रांसीसी हार जाते हैं तो फ्रांसीसी अब युद्ध से खत्म मतलब युद्ध से साइड हो जाते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ मात्र एक व्यापारिक कंपनी बनकर भारत में रह जाते हैं। अब अंग्रेज अकेले एक सिंगल पोल की तरीके से भारत में खड़े होते हैं और अब उनको लगता है कि क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि भारत की स्थिति कैसी है, अर्थात भारत कितना मजबूत है अंदर से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सारे शासक आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, सारे नवाब आपस में लड़ रहे हैं, सारे राजा एक राजा दूसरे राजा को हराने के पीछे परेशान है। तो जब अंग्रेजों को यह बात पता चली तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम अब यूरोपीय व्यापारी कंपनी के स्थान पर अब हम एक राजनैतिक कंपनी के रूप में स्थापित, अर्थात हम अपनी सत्ता क्यों ना स्थापित करें भारत में। अब सत्ता स्थापित करने क्रम में उन्होंने जो अपना पहला कदम अर्थात जो पहला पैर पसारना शुरू किया, उन्होंने तो बंगाल में सबसे पहला उन्होंने पैर पसारना शुरू किया। तो जब उन्होंने बंगाल में अपना पैर पसारना शुरू किया तो यही बंगाल में पैर पसारने के कारण ही प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है। जैसा कि हमने आपको पहले के घटनाक्रम में बताया है कि आप देखेंगे ध्यान से, आपको मैंने बताया है कि बंगाल में बहुत सारे नवाब हुए हैं। तो बहुत सारे नवाब हुए हैं तो उन नवाबों को एक एक करके अंग्रेज हराते गए, मतलब नवाब धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। जब नवाब समाप्त होते गए, जैसे कि मुर्शिद कुली खां नवाब, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इस तरह के कई नवाब हुए। तो अलवर्दी खां जब अलवर्दी खां का शासन होता है 1740 से लेकर 1756 तक, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिल चुकी थी। मतलब कि जो अलवर्दी खां के पहले के शासकों ने, मतलब जो पहले के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है। अलवर्दी खां वही हैं जिन्होंने यूरोपियों के बारे में बोला है कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो हमें शहद देंगे और छेड़ा जाए तो वो हमें काट काट कर मार देंगे। अब अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं होता है, तो अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं, तो अलवर्दी खां अपनी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को शासक बना देते हैं। अब सिराजुद्दौला को शासक बनाते हैं और सिराजुद्दौला को कोई भी उनके जो राजपाट था अर्थात जो दरबार था, दरबार में कोई भी सिराजुद्दौला पसंद नहीं करता था। तो सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं तो जो सत्ता संभालने के बाद जो उनके दरबार के दरबारी लोग थे वो उनसे जलन करने लगते हैं। तो सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से भी संबंध बिगड़ा इस कारण से, क्योंकि सिराजुद्दौला थोड़ा गुस्से वाला इंसान था, वो बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता था, बिना सोचे क्या उसे निर्णय लेना है वो समझ नहीं पाता था और एग्रेसिव होकर सारे काम करता था। तो जब देखा कि सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज जो है कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण, मतलब कि फोर्ट विलियम पर अपना किला बना रहे हैं। जब सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप वहाँ किला नहीं बनाएंगे तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब इसको सिराजुद्दौला ने यह समझा कि यह हमारी संप्रभुता को चुनौती है अंग्रेजों द्वारा। ब्रिटिशर्स ने जो बोला कि उन्होंने कहा कि अब हम फोर्ट विलियम को नहीं छोड़ेंगे, हम फोर्ट विलियम पर अपनी किलेबंदी करेंगे। तब इसी पे गुस्से में आकर एग्रेसिव होकर सिराजुद्दौला ने बिना सोचे समझे अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। अब इस अटैक के दौरान फोर्ट विलियम पर जाकर 15 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। यह अटैक के बाद यह 5 दिनों तक युद्ध चलता है। तो 20 जून 1756 पर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। इस अधिकार के बाद अंग्रेज क्या करते हैं वहाँ पे, अब 20 जून 1756 को वहाँ पे अधिकार हो गया। अधिकार के बाद वह एक वहाँ पे वो रहती कोठरी रहती है, जिस कोठरी में
कुछ लोगों को अर्थात 146 लोगों को नवाब जो है बंद कर देते हैं। और जब 20 जून की बात, जब रात्रि को नवाब बंद करते हैं और जब नेक्स्ट डे खोला जाता है उस काल कोठरी को, जिसको काल कोठरी घटना ही बोलते हैं, 20 जून 1756 को जो घटना घटित हुई, जब यह काल कोठरी को खोला गया तो 146 में से सिर्फ बच्चों दोस्तों 123 लोग मृत्यु हो गए और सिर्फ 23 लोग बचे। उस 23 लोगों में एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था। यह हॉलवेल जो था, इसने जाकर की यह कहानी जाकर के जो उस समय के गवर्नर थे उनको जाकर सुनाई, और यही घटना अब धीरे धीरे प्लासी के युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगी। जो देखिए हमने आपको पिछली पृष्ठभूमि से कनेक्ट भी कर दिया कि पिछली पृष्ठभूमि क्या थी प्लासी के युद्ध की। अब आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं कि आगे घटनाक्रम क्या रहा है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में हम बताएंगे आपको कि प्लासी और बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। अब आइए दोस्तों आज के टॉपिक पे हम सीधे पहुंचते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक मिनट दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोग उससे जलन की भावना पैदा, क्योंकि मैं बताया पहले आपको बताया भी 2 मिनट पहले बता रहा था कि सिराजुद्दौला थोड़ा गुस्से में रहता था। वो किसी को बदतमीजी कर देता था, मतलब किसी को बेइज्जत कर देता था, किसी को डांट देता था, किसी को दरबार से निकाल देता था, और मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और वो समझ नहीं पाता था कि कब क्या निर्णय करना। इस कारण से लोग उसे कम पसंद करते थे। और नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी भी उससे असंतुष्ट थे। भाई जाहिर सी बात है, उसने अधिकारियों की भी बेइज्जती कर दी थी, तो अधिकारी भी उससे असंतुष्ट थे। और इसी का लाभ क्लाइव ने उठाया। क्लाइव ने इसी का लाभ उठा करके अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब कि क्लाइव ने इसी का फायदा उठाकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच दिया। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? देखिए, मुख्य सेनापति जो नवाब के सेनापति मीर जाफर वो शामिल थे, दीवान राय दुर्लभ शामिल थे, सैन्य अधिकारी यार लतीफ़ शामिल थे, और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ था वो भी सम्मिलित थे इसमें। अब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। मैं थोड़ा स्क्रीन पर सेट कर रहा। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है, तो भागीरथी नदी के तट पर प्लासी स्थित है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की एक बड़ी सेना के मध्य हुआ। सोचिए, सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना है और अंग्रेजों के पास, जो क्लाइव के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी, उसके पास छोटी सी एक सैन्य टुकड़ी थी। युद्ध प्रारंभ होते ही, अब प्लासी का युद्ध प्रारंभ हो गया, तो युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर जो थे, जो कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे, इन्होंने, मीर जाफर ने सेना को लेकर अलग हो गए। जो अब जैसे जाहिर सी बात है, किसी भी युद्ध में सेनापति अपने जो टुकड़ी होती है उसका हेड होता है, तो सेनापति मीर जाफर ने अब अलग हो गए युद्ध से। अंततः युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भागा, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर मार दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अब देखिए, जब सिराजुद्दौला मार दिए गए तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव भारत में किस युद्ध से पड़ी, तो प्लासी युद्ध से पड़ी, ना कि बक्सर के युद्ध से। कंपनी को 24 परगना का एक जिला भी मिला, जिले की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी को 24 परगना जिले की एक दीवानी प्राप्त होती है बंगाल में। अब देखिए, मीर जाफर अब 1757-1760 तक मीर जाफर बंगाल के नवाब रहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा प्लासी के युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। इसलिए मीर जाफर अंग्रेजों का मात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी सिर्फ नाम मात्र का शासक। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक मीर जाफर है। ये देखिए दोस्तों, ये मीर जाफर है, ठीक, और ये विंसीटार्ट है। ये विंसीटार्ट है, जिसकी घटनाक्रम में अभी आगे चर्चा आपको देखने को मिलेगी। हाँ देखिए, 1760 में क्लाइव को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। उनके स्थान पर विंसीटार्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जैसा कि मीर जाफर जब बंगाल के नवाब बने, तो अंग्रेजों ने
मीर जाफर को बंगाल का नवाब इसलिए बनाया था ताकि अंग्रेजों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके बंगाल क्षेत्र से। इसलिए 1760 में जब क्लाइव को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड, तो उनके स्थान पर वेंसीटार्ट आते हैं जो बंगाल के गवर्नर रहते हैं। वेंसीटार्ट नवाब, अब वेंसीटार्ट आते हैं तो भाई वो सोचते हैं कि हम क्यों क्लाइव के विचार पे चले, तो वेंसीटार्ट ने नवाब बदलने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कि हम नवाब को बदलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो मीर जाफर थे वह कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने लगते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया। कि इन्होंने, वेंसीटार्ट ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम समझौता किया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब तुम्हें ही नवाब बनाया जाएगा बंगाल का। बंगाल का गवर्नर बनकर जब भारत आते हैं वेंसीटार्ट, तो भारत आने उन्होंने जब मीर कासिम से समझौता कर लिया, समझौते के बाद उनको नवाब बनाया गया बंगाल का। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया वेंसीटार्ट ने समझौते के बाद। बदले में मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी और अधिकारियों को बहुत सारा धन दिया। इसके बाद वेंसीटार्ट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायाब सूबेदार नियुक्त करें और प्रशासन में सारे अधिकार जो हैं सौंप दें। प्रशासन के सारे अधिकार वेंसीटार्ट को सौंप दें। इससे मीर कासिम असंतुष्ट हुए। मीर कासिम ने कहा, करे ऐसे कैसे हो सकता है, नवाब तो हम हैं, तो सारा अधिकार आपको हम क्यों दे दें। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से जब वेंसीटार्ट आते हैं तो वेंसीटार्ट ने डिसाइड किया कि अब मीर कासिम को वो बनाया जाएगा, क्या बोलते हैं, बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो वेंसीटार्ट मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मीर कासिम को नायाब सूबेदार के पद पर नियुक्त करो और प्रशासन के सारे अधिकार उसे सौंप दो। तो मीर जाफर कहते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, मीर जाफर तो बंगाल का नवाब था, उसने कहा कि हम ऐसा क्यों करें, सारे पावर तो मेरे पास होने चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। बाद में जब मीर जाफर से अंग्रेज असंतुष्ट हुए तो उन्होंने कहा कि मीर जाफर को पद से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। अब देखिए, मीर कासिम बंगाल के नया नवाब बनते हैं। ये मीर कासिम की पिक्चर है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। परंतु बाद में जैसे ही अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य ज़्यादा आसान हो जाएगा, जबकि अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम को हम बना देंगे मीर जाफर को हटा करके जब बंगाल का नवाब, तो उनका काम आसान हो जाएगा। पर वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा अंग्रेजों ने सोचा था। मीर कासिम ने अंग्रेजों जैसा वादा किया था उसकी विपरीत ही सारे कार्य मीर कासिम ने किया। अंग्रेजों की इच्छा थी कि मीर कासिम को भी मीर जाफर की तरह एक कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया और उसने अलग अलग अपने स्वतंत्र कार्य किए। वे कार्य कुछ इस प्रकार हैं। इसे यहां देखें कि मीर कासिम ने, दोस्तों जस्ट मिनट, मीर कासिम ने उस समय बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर स्थानांतरित कर दी और मुंगेर को ही अपनी राजधानी बना लिया मीर कासिम ने। अगर आपसे पूछा तो किस बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद के स्थान मुंगेर को राजधानी बनाया, तो मीर कासिम ने बनाया। इसने मुंगेर में तोपखाने और बंदूक निर्माण का कारखाना भी स्थापित करवाया मीर कासिम ने। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया। मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया। मीर कासिम ने टैक्स संबंधी मामलों में बहुत सारे सुधार किए। इसे सुधार देखिए, वो ये हैं। उसमें बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी जो चीज़ें थी उसको लेकर भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी, जैसा कि यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत सारी छूटें मिलती थी, वहीं भारतीय व्यापारियों को यह छूट नहीं दी जाती थी। जब भारतीय व्यापारियों को छूट नहीं मिलता था तो मीर कासिम को लगा यार भारत के लोगों को छूट नहीं मिला और अंग्रेजों को छूट मिल रहा है सारे। तब उसने क्या किया कि ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों में काफ़ी छूट दी, जिस कारण अंग्रेज इससे काफ़ी नाखुश हुए। अब अंग्रेजों को बुरा लगने लगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के पॉकेट पे जैसे ही हाथ लगाओ तो अंग्रेज को बुरा लगने लगता है। अब
मीर कासिम ने उनके पॉकेट में हाथ लगा दिया। अब भाई उनकी प्रॉफिट कम हो जाता है ना, क्योंकि अब सब समान हो गए ना, जो टैक्स अंग्रेज भरेंगे वही टैक्स बंगाल की जनता भरेगी। अब जब अंग्रेज कोई टैक्स नहीं देंगे तो बंगाल की जनता टैक्स नहीं देगी, जब बंगाल की जनता टैक्स नहीं देगी तो बंगाल के जो अंग्रेज वहाँ पे शासन कर रहे थे एक तरीके से, अब उनको टैक्स नहीं मिलेगा। जब राजस्व नहीं मिलेगा तो अर्थात उनके पॉकेट पे खतरा, और पॉकेट पे खतरा तो अंग्रेज गुस्सा हुए। ऐसे में इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, इसलिए अंग्रेजी कंपनी उसे नवाब पद से हटाने पर विचार करती है। क्या भैया, मीर कासिम को भी नवाब पद से हटाओ। अब मीर कासिम 1760 से, देखिए मीर कासिम, आइए दोस्तों आगे घटनाक्रम देखते हैं। इस घटनाक्रम से अब मीर कासिम आग बबूला हो गया। सॉरी, अंग्रेज, जब अंग्रेजों के ही बराबर जब बंगाल की आम जनता भी टैक्स की छूट उनको भी मिल गई, तब इससे अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कि अब भैया, अब मीर कासिम के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। जैसे कि पहले मीर जाफर को हटाया क्योंकि उनको प्रॉफिट कम मिल रहा था, तो सोचा कि मीर कासिम को बनाएंगे, तो मीर कासिम बने तो वर्धमान मिदनापुर की उनको जागीरदारी मिली, तो राजस्व का काम चला। लेकिन मीर कासिम को लगा कि यार बंगाल की जनता का शोषण ज़्यादा हो रहा है, तो उसने क्या किया कि सबको टैक्स फ्री कर दिया कि अब किसी को टैक्स नहीं देना। जब टैक्स किसी को नहीं देना होगा तो राजस्व की कमी होने लगी अंग्रेजों को। अब अंग्रेज इससे आग बबूला हो गए और उन्होंने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित किया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये त्रिगुट मिल करके गुट बनाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो से अब ये युद्ध होगा। अर्थात त्रिगुट, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। अब इन तीनों के त्रिगुट का ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध होगा। आइए, जैसे कि घटनाक्रम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 23 अक्टूबर 1764 को 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। तो मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर सिराजुद्दौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शुजाउद्दौला के पास ही उपस्थित थे। अब इन तीनों ने आपस में बातचीत किया और संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर में पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हो गई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। अब समर्पण के बाद तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ संधियां अंग्रेज करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जिन जिन युद्धों को जीतते हैं उनसे कुछ ना कुछ संधियां करते हैं। तो 1765 में क्लाइव पुनः भारत आया। अब क्लाइव जो इंग्लैंड चले गए तो पुनः भारत आते हैं और इसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनियों के हाथ में होंगे। प्रशासन के सारे अधिकार जो नजमुद्दौला से संधि करते हैं क्लाइव ने किया, उस संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनियों के हाथ में होंगे। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना देगी और इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? क्लाइव के कारण बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल नवाब होते हैं। फिर मीर कासिम बनते हैं 1760 से 1763। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के समय में होता है और जो बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम के समय में होता है। मीर जाफर के समय में बक्सर के युद्ध, मीर कासिम नहीं मीर जाफर के समय होगा, क्योंकि देखिए ना मीर जाफर 1763 1765, इसलिए बक्सर के युद्ध मीर जाफर के समय में। नजमुद्दौला बनते हैं 1765 1766 तक बंगाल के नवाब। फिर सैफुद्दौला बनते हैं 1766 1760 तक बंगाल के नवाब और फिर बनते हैं मुबारकदौला बनेंगे 1770 से 1775 तक बनेंगे बंगाल के नवाब। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी जो कि 12 अगस्त 1765 को होगी। बंगाल इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव,
इस संधि में शामिल होते हैं और संधि की कुछ शर्तें होती हैं। संधि की शर्तें क्या है, जैसे देखिए दोस्तों, कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद, कड़ा नामक 2 जिले लेकर किसको दे देगी, मुगल सम्राट को दे देगी। और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन देगी। और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे देंगे, कंपनी को सौंप देंगे कि भैया आप कंपनी वहां की दीवानी ले, वहां पे शासन करे, राजस्व एकत्रित करे, ये सारा काम करे। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी जो 16 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी, क्या, कंपनी अवध के नवाब से, जो कि शुजाउद्दौला हैं, से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करेगी और मुगल सम्राट को दे देगी। और जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध के हर्जाने के तौर पर अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का जिला कंपनी प्राप्त करती है कि भैया 50 लाख का रुपए का जुर्माना दो, जो हमारी क्षति हुई बक्सर के युद्ध के कारण। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब देखिए भैया, अवध में भी कर मुक्त व्यापार कर सकती थी कंपनी। अवध की सुरक्षा के लिए अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी जिसका खर्च अवध के नवाब देंगे, अर्थात एक रेजिडेंट रखी जाएगी जो अवध के नवाब से उसका खर्च लिया जाएगा। दोस्तों, अब इलाहाबाद की दूसरी संधि का एक और पॉइंट्स बचा हुआ है दोस्तों, इसे भी आप देख लीजिए। 1765-1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता रहा। 1772 में, देखिए 1700 क्लाइव लगाते हैं बंगाल में द्वैत शासन, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर कहते हैं। 1772 में बंगाल गवर्नर कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। तो कहा जाए अगर बंगाल में कंपनी का शासन किसने स्थापित किया द्वैत शासन को समाप्त करके, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था 1762 में, तो क्लाइव ने लगाया था। यह दोस्तों आज का घटनाक्रम था। जैसा कि हमने आपको बता दिया, सारी आज के सारे घटनाक्रम को हमने चर्चा किया। यह प्लासी और बक्सर के युद्ध से अनेकों क्वेश्चंस आते हैं, लगातार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को देखें। और हम बहुत ही जल्द हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो RO, UPPCS और SI कांस्टेबल, इस तरह के जितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जितने रहे, वो सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाएगा। जैसा देखिए दोस्तों, आज के घटनाक्रम में प्लासी और बक्सर के युद्ध की चर्चा कर दी है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई कमी हमारे क्लासेस में समझाने में कोई कमियां रह गई, तो आप हमें बता सकते हैं, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद,